हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ऑक्सीजन फैमिली आगे सल्फ्यूरिक एसिड आज हम लोगों को देखना है। सल्फ्यूरिक एसिड या गंधक अम्ल या गंधकाम्ल इसको कहते हैं। सबको ही जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड से सभी परिचित हैं, H2SO4 यही होता है सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो इसको रसायनों का राजा भी कहते हैं। अपन को क्या पढ़ना है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की विधि, सल्फ्यूरिक एसिड के रासायनिक गुण। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, ऐसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, सिस्कक्ष विधि, संपर्क विधि। तो हम लोगों को कौन सा पढ़ना है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस या संपर्क विधि। कॉन्टेक्ट प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। कॉन्टेक्ट प्रोसेस या संपर्क विधि के लिए कच्चा माल क्या लगेगा, सल्फर लगेगा। अगर सल्फर नहीं है तो हम लोग आयरन पायरेट से भी कर सकते हैं। आयरन पायरेट FeS2 या फिर सल्फर, दोनों में से किसी भी एक चीज का यूज करेंगे, उसका ऑक्सीकरण कराएंगे, उसके बाद उससे H2SO4 का निर्माण होगा। तो कौन कौन से स्टेप्स इसमें रहते हैं, क्या क्या स्टेप लगता है। तो सबसे पहला है सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण। तो सल्फर लेंगे और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सल्फर को ऑक्सीजन में जलाना पड़ेगा। तो सल्फर को जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। या फिर अगर सल्फर नहीं लेकर के हमने आयरन पायराइट लिया है तो आयरन पायराइट को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे। जब आयरन पायरेट को जलाएंगे तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनेगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो सल्फर से सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेना है। अब सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का दूसरा स्टेप क्या है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन। तो सल्फर डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन हमको ऐड करना है। तो वो हम लोग क्या करेंगे, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। इसकी उपस्थिति में क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में जब सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो जाता है तो वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। और ये जो अभिक्रिया होती है ये उत्क्रमणीय होती है, यहाँ पे लिखा भी है रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। और जो पूरा प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, ऊष्मा छेपी प्रक्रिया होती है, इसलिए बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकल रही है। यहाँ पे देखो डेल का मान नेगेटिव लिखा है। डेल नेगेटिव कब होता है, जब ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय है और ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इस अभिक्रिया के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन रिक्वायर्ड्स लिखा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो सबसे पहला, क्रिया कारकों का सांद्रण अधिक हो। आप लोग पढ़े हैं ली सातलिए का नियम। जब भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तो ली सातलिए का नियम हम लोग देखते हैं कि ली सातलिए नियम के हिसाब से क्या हम लोग कैसा कंडीशन हम लोग रखें कि अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो। इधर अग्र अभिक्रिया है ना, तो अग्र अभिक्रिया ज्यादा होने के लिए हम लोग को क्या क्या कंडीशन चाहिए, ली सातलिए नियम के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं। तो ली सातलिए नियम से ही यहाँ पे भी बताया है कि अग्र अभिक्रिया ज्यादा होना है। अग्र अभिक्रिया ज्यादा होना मतलब सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलना। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, क्रिया कारकों का सांद्रण अधिक हो, इनका सांद्रण क्या होना पड़ेगा, अधिक लेना पड़ेगा, अधिक सांद्रता। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा, क्योंकि अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा छेपी, ऑलरेडी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो और ऊष्मा क्यों दोगे उसको। तो अभी टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। कितना, 673 से 723 केल्विन के बीच, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। 300 से 400 के बीच में इसका टेम्परेचर चाहिए इसको। फिर प्रेशर कितना होना चाहिए, 1.5 से 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा इसमें। और अशुद्धि, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड मैंने लिखा है। इसका मतलब यह है कि आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड जैसी अगर अशुद्धियां हैं, AS2O3 टाइप की अगर अशुद्धियां हैं तो उनको हटा देना है। अगर वो अशुद्धि रहेगी तो अभिक्रिया जल्दी नहीं होगा। तो अब अशुद्धियों को क्या करना है, रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए, सल्फर लिए, सल्फर को दहन किए, सल्फर को जलाए तो वो सल्फर डाइऑक्साइड में बदल गया। फिर सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कराए, किसकी उपस्थिति में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, तो वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल गया। सल्फर ट्राइऑक्साइड से अब क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का अवशोषण कराएंगे। किसमें अवशोषण कराएंगे, तो H2SO4 में ही अवशोषण कराएंगे। H2SO4 ही हमको बनाना है और हम लोग H2SO4 ही यूज भी कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, थोड़ा H2SO4 यूज करोगे, ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट मिलेगा। तो H2SO4 लेंगे और उस पर सल्फर ट्राइऑक्साइड को अवशोषित करा देंगे। जैसे गैस निकलती है सल्फर ट्राइऑक्साइड की ना, वो गैस ऐसे गैस पाइप से जाती रहेगी, ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल उस पर छिड़कते रहेगा। जब सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फर ट्राइऑक्साइड आपस में क्रिया करेंगे तो H2S2O7 ओलियम बनेगा, इसको ओलियम कहते हैं, ओलियम बनेगा। और इसको क्या कहते हैं, डाई सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, डाई सल्फ्यूरिक अम्ल।
तो ओलियम बनता है। H2SO4 ही डालेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ओलियम बनेगा। अब इस ओलियम में पानी मिला देंगे, इसमें क्या कर देंगे, पानी मिला देंगे H2O। तो जब इसमें पानी मिला दोगे ना तो ये क्या बन जाएगा, 2H2SO4। तो H2SO4 की ज्यादा मात्रा यहाँ पे प्राप्त होगी हम लोगों को, ठीक है। अब देखो हम लोग को सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में भी अगर घोलते H2O, देखो तो भी सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। H2SO3 यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे 4 H2SO4। लेकिन हम लोग इसको पानी में ना घोल करके किसमें घोल रहे हैं, किसमें अवशोषित करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल में, और ओलियम बना रहे हैं, फिर ओलियम को पानी में घोल रहे हैं, तब सल्फ्यूरिक अम्ल बन रहा है। तो इसको सीधे पानी में इसलिए नहीं घोल रहे हैं, जबकि पानी में घोलने से H2SO4 देता, मगर फिर भी नहीं घोल रहे हैं क्योंकि SO3 को अगर सीधे जल में अवशोषण कराएंगे तो क्या होगी, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी। अगर इसमें सीधे पानी डालते हैं ना तो बहुत सारी ऊष्मा बाहर निकलती है, इतनी ज्यादा ऊष्मा बाहर निकलती है कि वो क्या हो जाता है, अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाती है। इसीलिए इसको डायरेक्ट पानी में ना घोल करके सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं, उससे कम ऊष्मा निकलती है। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल से ओलियम जो बनता है, उस ओलियम को फिर सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ऑब्टेन्ड H2SO4 इज 96 to 98% प्योर। मतलब कि इस अभिक्रिया से जो सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग को मिल रहा है वो 96 से 98% तक क्या होता है, शुद्ध होता है, शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल मिलता है। तो कुल मिला के प्रोसेस क्या समझे आप लोगों ने, कि सबसे पहले सल्फर या फिर आयरन पायरेट जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको लो और उसको जलाओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, और फिर सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलना है, किसके प्रेजेंस में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, उसका ऑक्सीकरण करा के। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा तो उसको हम लोग H2SO4 के साथ अवशोषित कराएंगे। H2SO4 के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड जुड़ करके क्या बनाता है, ओलियम, और ओलियम क्या है, डाइसल्फ्यूरिक अम्ल है, मतलब उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं इसको। अब इसमें हम लोग पानी मिला देंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा बन जाएगा। और कैसा सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, 96 से 98% तक प्योर सल्फ्यूरिक अम्ल। ये देखो यहाँ पे ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो सल्फर है, ये फर्नेस मतलब कि क्या है, ये भट्टी है। इस भट्टी में हम लोग सल्फर यहाँ पे अंदर रखा हुआ है और हवा डाल रहे हैं, सल्फर डाल रहे हैं और सल्फर को जला रहे हैं। जब सल्फर को जलाएंगे तो क्या बनेगा, रिएक्शन में आप लोगों ने देखा है, सल्फर को जलाएंगे तो क्या बनने वाला है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सल्फर जल करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड में क्या मिक्स कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है ये वेनेडियम ऑक्साइड कैटलिस्ट। तो जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट हम लोग यूज किए थे, ये वेनेडियम ऑक्साइड कैटलिस्ट यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे लिखा था सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपको देना है ना, दोनों यहाँ से जा रहा है। और इस टावर में जब आएगा, कन्वर्टर है ये, जब परावर्तक है ये, जब यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आएगा तो वेनेडियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, वो वेनेडियम ऑक्साइड की उपस्थिति में वो सल्फर ऑक्साइड की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड किसमें बदल जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड को नेक्स्ट पात्र में लेके गए, और इस पात्र में ऊपर से क्या गिर रहा है, देखो लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ से गिर रहा है। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ से गिर रहा है और यहाँ से सल्फर ट्राइऑक्साइड जा रहा है, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ओलियम बनाएंगे, और जो गैस निकलेगा उसको यहाँ से रिलीज होने के लिए पाइप दिया हुआ है। ओलियम में फिर यहाँ से क्या मिला रहे हैं हम लोग, वाटर, देखो वाटर लिखा हुआ है, पानी मिला रहे हैं। तो ओलियम में जब पानी मिलाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आया ये पूरा प्रोसेस। तो इतने स्टेप्स होते हैं, लेकिन इसको अभी हम लोग को डिटेल में पढ़ना है पूरा। तो अब इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक जो इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, मतलब जो पूरा एक जो भट्टी है, पूरी सल्फ्यूरिक एसिड निर्माण का जो पूरा संयंत्र लगा हुआ है, उस संयंत्र के एक एक पात्र के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो देखो इसमें बहुत सारे पात्र हैं। सबसे पहला कक्ष जो है, कक्ष अलग अलग कक्ष हैं। सबसे पहला कक्ष जो है वो है बर्नर। कौन सा बर्नर, सल्फर या पायराइट बर्नर, जहां सल्फर या पायराइट को जलाएंगे। दूसरा है डस्ट चैम्बर, फिर कूलिंग पाइप, वॉशिंग टावर, ड्राइंग टावर, आर्सेनिक रेक्टिफायर, परीक्षण कक्ष, कॉन्टेक्ट चैम्बर, और लास्ट है एब्जॉर्प्शन टावर। इतने सारे उसमें कक्ष हैं। तो अभी हम लोग एक बार उसका डायग्राम देख लेते हैं, जो संयंत्र है वो कैसा दिखता है। एक बार आप लोग को वो दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है पूरा सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण वाला संयंत्र जो है। ये देखो सबसे पहले गंधक भट्टी, ये जो फर्स्ट वाला मैंने लिखा है ना, सल्फर और पायराइट बर्नर, यहीं पे सल्फर और पायराइट क्या होगा, जलेगा। यहीं पे सल्फर और पायराइट जलेगा, सल्फर या फिर पायराइट जो भी आप ले रहे हो, और जल करके किसमें बदल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड में। और फिर वो कहाँ जाएगा, इस सेकंड वाले कक्ष में, जिसका नाम है धूल कक्ष। धूल कक्ष को ही हम लोग क्या कहते हैं, डस्ट चैम्बर। यहाँ पे मैंने लिखा है धूल कक्ष या डस्ट चैम्बर, डी से इसको डिनोट करते हैं। और यहाँ पे क्या किया जाता है, जल वाष्प का फुहारा छोड़ा जाता है। देखो ऊपर से यहाँ से पानी छोड़ रहे हैं,
और यहाँ से जो गैस बना था सल्फर डाइऑक्साइड वो आ रहा है। पानी जब छोड़ेंगे तो गैस में अगर कोई धूल कण है तो वो धूल कण भीग जाएगा और भीग करके नीचे बैठ जाएगा धूल के कण, और गैस कहाँ, यहाँ से इस पाइप में आ जाएगा। इस पाइप को बोलते हैं शीतलक पाइप, कूलिंग पाइप। ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कूलिंग पाइप सी। इसका यहाँ पे क्या होगा, गैस आएगा और गैस आने के बाद जैसे यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड आया था, पानी यहाँ से गिरा, पानी का भाप का फुहारा छोड़े जलवाष्प, तो धूल के कण गीले होके नीचे बैठ गए, गैस शुद्ध हो गया और इस पाइप से होते हुए गैस इधर आया। क्योंकि जल करके आया है तो गैस गर्म है, तो ये शीतलक पाइप से गुजार रहे हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। तो कितना ठंडा हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा गैस का, इतना ठंडा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड कक्ष में आएगा, ये कक्ष है धोवन स्तंभ, वॉशिंग टावर इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है वॉशिंग टावर और स्क्रबर, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसमें क्या लगा रहता है, क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं और जल की फुहार द्वारा बचे हुए धूल के कण जल में विलय होते हैं। तो इसमें क्वार्ट्ज के टुकड़े, ये जो टुकड़े लगे हैं ना, ये क्वार्ट्ज के टुकड़े हैं और ऊपर से पानी छोड़ रहे हैं। यहाँ पे जलवाष्प छोड़े थे, भाप, और यहाँ पे पानी छोड़ेंगे। अभी भी अगर गैस में कुछ धूल के कण हैं तो वो धूल के कण गीले होकर के नीचे तली पे बैठ जाएंगे और गैस ऊपर यहाँ से इस पाइप से होते हुए इस कक्ष में आ जाएगा। ये कक्ष कौन सा है, शुष्कीकरण स्तंभ, शुष्कीकरण स्तंभ या ड्राइंग टावर। ड्राइंग टावर, ये देखो लिखा हुआ है ड्राइंग टावर। यहाँ भी क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं और ऊपर से क्या छोड़ते हैं हम लोग, इसमें गंधक अम्ल यानी कि H2SO4 छोड़ते हैं। तो ये शुष्कीकरण स्तंभ या ड्राइंग टावर, यहाँ पे पूरा क्वार्ट्ज का टुकड़ा लगा है, यहाँ पे भाप छोड़ रहे थे, यहाँ पे पानी छोड़ रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग ऊपर से किसका फुहारा छोड़ेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये क्या करेगा, अगर क्योंकि यहाँ से पानी से हम लोग धोते हुए आए हैं ना गैस को, तो गैस थोड़ा गीला हो गया, उसमें ह्यूमिडिटी आ गई है, आर्द्रता आ गई है, तो आर्द्रता को सल्फ्यूरिक अम्ल सोख लेगा और गैस सूख जाएगा। और सूखा हुआ गैस कहाँ आएगा, यहाँ इस कक्ष में। ये कक्ष कौन सा है, आर्सेनिक शोधक कक्ष या आर्सेनिक रेक्टिफायर या आर्सेनिक प्यूरिफायर। यहाँ पे मैंने लिखा है आर्सेनिक रेक्टिफायर कक्ष, पी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड लगा होता है, ये जो लगा है ना, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, अगर आर्सेनिक की अशुद्धि है, मैंने पहले ही बताया था आर्सेनिक ऑक्साइड की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, तो अगर ये अशुद्धि है तो ये क्या करेगा, उसको सोख लेगा, ये पूरा सोख लेगा, जितनी भी अशुद्धि है उसको सोख लेगा। और सोखने के बाद गैस यहाँ से इस कक्ष में जाएगा। ये देखो, ये बॉक्स क्या है, परीक्षण बॉक्स। नेक्स्ट कक्ष है परीक्षण कक्ष, टी, परीक्षण बॉक्स है। अब परीक्षण बॉक्स में क्या होता है, लाइट छोड़ते हैं, लाइट भेजते हैं, बहुत तेज लाइट भेजते हैं। अगर लाइट भेजने पे गैस चमका, अगर गैस चमका इसका मतलब कि गैस में अभी भी अशुद्धि है, तो गैस को फिर वापस यहाँ से लेके आते हैं, फिर से साफ करते हैं। अगर गैस नहीं चमका तो मतलब उसमें अशुद्धि नहीं, क्योंकि चमकेगा क्यों, अगर उसमें धूल के कण होंगे तभी चमकेगा ना। तो ये परीक्षण बॉक्स में लाइट प्रकाश की पुंज डाली जाती है। यहाँ पे मैंने लिखा है टी पे प्रकाश की तेज किरण पुंज भेजी जाती है टेस्टिंग चैम्बर में। अगर लाइट चमक रहा है यानी कि धूल के कण है, तो उसको वापस फिर से यहाँ डस्ट चैम्बर से फिर से गुजारेंगे, और अगर नहीं चमक रही है तो हम लोग वापस यहाँ ले आएंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। नेक्स्ट क्या है, संपर्क कक्ष या कॉन्टेक्ट चैम्बर, कॉन्टेक्ट चैम्बर में ले आएंगे आर। यहाँ पे क्या होता है, लोहे का बना कक्ष होता है, लोहे की पाइप लगी होती है। ये देखो यहाँ पे लोहे की पाइप लगी हुई है, ये है कॉन्टेक्ट चैम्बर या डस्ट चैम्बर। यहाँ पे जो पाइप लगी है लोहे की है और इसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भरा हुआ है। यहाँ पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लिखा हुआ है, ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भरा हुआ है, ये पाइप है लोहे की। अब यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो यहाँ से बनी शुद्ध होते होते जब यहाँ आई सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाएगी। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड कहाँ जाएगा, इस कक्ष में, यहां से बनने के बाद। ये है अवशोषण स्तंभ या एब्जॉर्बर, एब्जॉर्प्शन टावर, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन टावर में ऊपर से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, ये तो आप लोग देखे हो। और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो यहाँ क्या बनता है, ओलियम बनता है। ओलियम में पानी मिक्स करते हैं और H2SO4 बन जाता है। समझ में आया। तो सबसे पहले गंधक भट्टी या सल्फर बर्नर, फिर धूल कक्ष डस्ट चैम्बर, फिर शीतलक कूलिंग पाइप, फिर धोवन स्तंभ वॉशिंग टावर, शुष्कीकरण स्तंभ ड्राइंग टावर, परीक्षण ये है आर्सेनिक शोधक आर्सेनिक रेक्टिफायर, परीक्षण बॉक्स टेस्टिंग चैम्बर, कॉन्टेक्ट चैम्बर या संपर्क कक्ष, फिर अवशोषक स्तंभ या एब्जॉर्बर टावर। ये पूरे प्रोसेस से सल्फर को जलाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, भाप छोड़ेंगे, धूल के कण नीचे तली पे बैठ जाएंगे और सल्फर डाइऑक्साइड गैस शुद्ध हो जाएगी और शीतलक पाइप से ठंडी होकर के धोवन स्तंभ में जाएगी। यहाँ से जल छोड़ेंगे और अगर धूल बचा है तो वो भी नीचे बैठ जाएगा और गैस शुद्ध होकर के यहाँ आएगी। यहाँ पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे क्योंकि गैस गीली हो गई है तो गैस को सुखाना है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें से पानी हटा देगी और सूखी हुई गैस आर्सेनिक शोधक में जाएगी। यहाँ पे
फेरिक हाइड्रोक्साइड के टुकड़े रखे हैं जो आर्सेनिक को सोख लेंगे और गैस शुद्ध होकर के परीक्षण बॉक्स में जाएगी। यहाँ पे टेस्ट करेंगे कोई धूल के कण तो है कि नहीं। अगर लाइट जलेगा तो धूल के कण है उसको वापस यहाँ ले जाएंगे, और अगर लाइट नहीं जलेगा तो फिर क्या करेंगे, उसको आगे कॉन्टेक्ट कक्ष में ले जाएंगे। यहाँ लोहे की पाइप में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लगा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जब यहाँ से गुजरता है तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो क्या बना लेता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पे आता है, यहाँ से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग डालते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करके H2S2O7 यानी कि ओलियम बना लेता है, और ओलियम में पानी मिलाते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। इतना प्रोसेस है, ये संपर्क विधि कहलाता है। एक बार बुक से आप लोग जरूर देखना, पूरे लाइन से स्टेप वाइज पढ़ते जाना, और चित्र को बुक में जरूर एक बार देखना। नेक्स्ट है, अब इस विधि में हम लोग कौन सा उत्प्रेरक यूज कर रहे थे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। यहाँ पे हम लोग लिखे हुए थे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो लोहे की पाइप पे लगी हुई थी। उसके अलावा और कौन कौन सा उत्प्रेरक यूज कर सकते हैं, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरक। तो प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस यूज कर सकते हैं, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस। 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे, 1.5 से 1.7 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखेंगे। ये दाब है, ये ताप है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये वाला अगर उत्प्रेरक यूज कर रहे हो तो सल्फर ट्राइऑक्साइड अधिकतम प्राप्त होगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल ज्यादा बनेगा। लेकिन ये क्या हो जाता है, ये वाला उत्प्रेरक जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए ये ज्यादा यूज में नहीं आता है। नेक्स्ट हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जो हम लोग यूज कर भी रहे हैं, पढ़े भी हैं। वो सस्ता भी है और जल्दी खराब भी नहीं होता है। और क्या यूज कर सकते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, प्लेटिनाइज्ड मैग्नीशियम सल्फेट, प्लेटिनम युक्त मैग्नीशियम सल्फेट। ये भी अच्छा है, बार बार इसको उपयोग कर सकते हैं, जल्दी खराब भी नहीं होता है और बार बार उपयोग में आया जा सकता है। फिर प्लेटिनम युक्त सिलिका जेल, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये भी क्या है, इजी है उपयोग करने में, बहुत आसानी से उपयोग में हो जाता है और ज्यादा उपयोगी है। और क्या यूज कर सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 यूज कर सकते हैं उसकी जगह पे। मैनहिम मेथड में ये यूज भी होता है, तो ये भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो इतने सारे उत्प्रेरक यूज कर सकते हैं। सबसे ऐसे पूछता है क्वेश्चन ना कि कौन कौन से उत्प्रेरक यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो सूत्र तो आप लोग जान ही रहे हो, H2SO4। रंग देखे भी हो लैब में, रंगहीन होता है, भारी होता है, विस्कासिता वाला द्रव है, मतलब बहुत गाढ़ा है ना, बहुत ज्यादा श्यानता है उसकी, गाढ़ा बहुत है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही क्रिस्टल में बदल जाता है। थोड़ा सा ठंडा करेंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो वो क्रिस्टल में बदल जाता है, जम जाता है, ठीक है। क्यों जम जाता है, क्योंकि उसमें प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। देखो ये एक H2SO4 है और ये दूसरा H2SO4 है, इन दोनों के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है। तो H2SO4 एकदम गाढ़ा इसलिए होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण उसके अणु क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण देखो क्या क्या, 444 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करोगे तो टूट जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, H2O बना लेगा, SO3 बना लेगा, ठीक है। ऊष्मा अवशोषित करता है और टूट जाता है। एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति का होता है, सब जानते हो सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत प्रबल अम्ल है, एक प्रबल अम्ल है। इसका वियोजन किसमें होगा, H+ और HSO4, जो भी H+ देता है वो अम्ल कहलाता है। फिर दोबारा और वियोजन होगा, फिर से H+ देगा, ठीक है। तो जो भी H+ देता है वो अम्ल कहलाता है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया दो प्रकार से कर सकता है, एक क्रिया में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, एक में सोडियम सल्फेट बनाएगा। तो दो प्रकार से क्रिया कर सकता है, मतलब एक यहाँ पे एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं, यहाँ पे दो ले लेंगे, 2NaOH + H2SO4, तो ये बनाएगा, ठीक। तो कम मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ज्यादा मात्रा में लोगे तो सोडियम सल्फेट बनाता है। फिर निर्जलीकरण, H2SO4 ना एक बहुत अच्छा निर्जली कारक है, निर्जली कारक बहुत अच्छा, मतलब निर्जली कारक मतलब किसी भी चीज में से H2O निकालने का काम करता है। अगर आप हाथ में भी गिरा दोगे तो हाथ में से भी वाटर रिलीज करके हाथ को काला कर देगा ना, तो ये क्या करता है, अगर इसको H2SO4 को आप शर्करा पे डालोगे, शक्कर पे डालोगे, शुगर पे डालोगे तो शुगर काला पड़ जाता है। काला क्यों पड़ता है, क्योंकि शुगर में से ये पूरा पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है। तो यहाँ पे शुगर मैंने लिखा है C12H22O11, H2SO4 डाले तो वो क्या कर रहा है, निर्जलीकरण कर रहा है और पानी सोख ले रहा है, पूरा पानी बाहर निकल गया, पूरा पानी बाहर निकल गया तो सिर्फ क्या बचा, कार्बन। कार्बन कैसा होता है, ब्लैक, इसीलिए काला दिखाई देता है। तो शर्करा में कभी H2SO4 डालोगे तो वो काला हो जाता है। या फिर किसी और अम्ल में ले लो, देखो जैसे यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल मैंने लिया है, ऑक्जेलिक अम्ल में डाल दो तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O, इसमें से पूरा पानी बाहर निकाल देगा। किसी भी अम्ल में डालो, HCOOH में डालो, इसमें से पानी बाहर निकाल देगा, H2O + कार्बन मोनोऑक्साइड, तो H2O बाहर निकालने का काम करता है। अच्छा निर्जली कारक है, बहुत प्रबल निर्जली कारक है, ठीक है।
फिर ऑक्सीकारक गुण H2SO4, H2O, SO2 और ऑक्सीजन। देखो नवजात ऑक्सीजन दे रहा है। अब ये नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा, किसी भी चीज से जुड़ करके उस पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देगा, इसलिए H2SO4 क्या होता है, एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है। अब देखो ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन का ऑक्सीकरण कर दिया। तो अगर हम लोग इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को एक साथ जोड़ के लिखें तो क्या होगा, कार्बन सल्फ्यूरिक अम्ल, ये ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, इसको पूरे को 2 कर देना, फिर यहां से H2O, यहां से सल्फर डाइऑक्साइड और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो सब जितने भी रिएक्शन है ना मैं इसके साथ जोड़ करके लिखी हूं आगे में। जैसे सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया किया, सल्फर डाइऑक्साइड और H2O, सल्फर के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। H2S सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो इन सब का क्या कर रहा है, ये ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन जोड़ने का काम करता है, ऑक्सीकरण का काम करता है। सल्फोनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका। जब भी बेंजीन वाला आप लोग पढ़ते हो तो बेंजीन में सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो ये OHHSO3 OHSO3, तो ये HSO3 पॉजिटिव चार्ज इसमें होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ये यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है, कहीं भी किसी भी पोजीशन में एक जगह पे आकर के जुड़ जाएगा SO3H। और OH माइनस अलग है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन को हटाएगा, यहाँ पे जुड़ रहा है मान लो सपोज, ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा तो ये हाइड्रोजन इसके साथ तो क्या बनेगा, H2O। तो सल्फोनाइजेशन आप लोग बहुत बार पढ़े भी हो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी किसी बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो SO3H वहां पे जुड़ता है, जिसको सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है PCl5 के साथ क्रिया, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, H2SO4 लिखा है मैंने यहाँ पे, H2SO2 और यहाँ पे 2 SO4। तो ये क्या करेगा ना, यहाँ पे OH को रिप्लेस करेगा एक क्लोरीन, ठीक, और देर तक अभिक्रिया कराओगे तो इसको भी रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे मैंने एक ही बार लिखा है, एक OH हटेगा और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा। अब OH हटा तो क्या बनेगा, यहाँ से POCl3 प्लस HCl। हमेशा आप लोग देखेंगे PCl5 का जब भी रिएक्शन होगा तो ये दोनों बाहर निकलता ही है। ऑर्गेनिक वाले रिएक्शन आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा, इसको बोलेंगे क्लोरोसल्फ्यूरिक अम्ल। अब P2O5 प्रबल निर्जली कारक, मैंने कहा था कि H2SO4 एक अच्छा निर्जली कारक है, यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को, लेकिन फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड H2SO4 से भी ज्यादा प्रबल निर्जली कारक है। P2O5 H2SO4 से भी ज्यादा प्रबल, इसीलिए जब फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को H2SO4 के साथ रखोगे तो वो H2SO4 में से भी वाटर को निकाल देता है। तो देखो H2SO4 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या किया, वाटर बाहर निकाल दिया और इसको तोड़ दिया, तोड़ करके HPO3 और SO3 में बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट है इस चैप्टर का, इस ऑक्सीजन फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है ये। अच्छा, ये संपर्क विधि भी इंपॉर्टेंट था ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सी अम्ल, सल्फर के ऑक्सी अम्ल या ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। जैसे आप लोग फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल पढ़े वैसी सल्फर के ऑक्सी अम्ल पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो कितने सारे ऑक्सी अम्ल हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 8 नाम। सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO3, H2SO4, H2SO5। याद करने में आसान होगा इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। फिर थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3, डाइथायोनस H2S2O4, डाइथायोनिक एसिड H2S2O6, डाइसल्फ्यूरिक एसिड या इसी को पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं H2S2O7, और H2S2O8 को परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें इसका नाम और क्या है, H2S2O8 का इसको और मार्शल अम्ल भी बोलते हैं ना, याद रखेंगे मार्शल अम्ल। कॉमन नेम को भी याद कर लोगे तो अच्छी बात है। फिर एक और होता है H2SO5, ये इसको बोलते हैं कार्नो अम्ल, कार्नो अम्ल, ऐसे कुछ कुछ नाम याद रखना ना। और भी है ओलियम, इसको ओलियम बोलते हैं, ओलियम, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब इसकी संरचना भी आपको पढ़नी है, नाम, सूत्र और संरचना। तो देखो सबसे पहले सल्फ्यूरस अम्ल, क्या याद रखना है आपको, सल्फर कितना बंध बनाएगा, 6 बंध, ये याद रखना है। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और OH के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 1 सल्फर। एक सल्फर कितने बंध बनाएगा, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल में। ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाएगा, क्लियर हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। OH के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। एक और OH उसके साथ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 बच गए ये क्या है, लोन पेयर, ये H2SO3 बन गया हमारा सल्फ्यूरस अम्ल। इसी में अगर एक और ऑक्सीजन जोड़ दोगे प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, H2SO4।
2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और एक एक OH। जितने हाइड्रोजन है ना उतना OH तो पहले बना ही देना हमेशा। फिर इसमें एक और ऑक्सीजन जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा, H2SO5। ठीक, जब अब देखो 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, हमेशा ध्यान रखना जितने भी हाइड्रोजन हैं सभी ऑक्सीजन के साथ जाएंगे अगर उतना ऑक्सीजन है तो, अगर ऑक्सीजन नहीं है तभी हाइड्रोजन अकेला आएगा, है ना। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 5 ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ OH तो आ गए। ठीक है, तो अब 3 ऑक्सीजन बचा तो 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गया, सल्फर का 6 बंध पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब 7वां तो बनाएगा नहीं, तो ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा, यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं, परऑक्सो बंध ही तो बोलते हैं ना, परऑक्सी बंध। इसीलिए इसका नाम क्या है, परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायो शब्द का मतलब ही है सल्फर, सल्फर के बीच में बंद होना चाहिए, थायो का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो H2S2O3 है, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ जाएगा, ये आ गया। सल्फर और सल्फर के बीच बॉन्ड है तभी थायो शब्द लिखा है, तो सल्फर और सल्फर के बीच डबल बॉन्ड। ठीक, ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन बचा, डबल बॉन्ड बनाता है, 6 बंध हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये हो गया H2S2O3। अब H2S2O4 आ गया, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ जाएगा, ये आ गया OH। 2 ऑक्सीजन दोनों डबल बॉन्ड से अलग अलग सल्फर में जुड़ जाएंगे और दोनों सल्फर आपस में जुड़ जाएंगे। थायो शब्द है मतलब सल्फर सल्फर के बीच बॉन्ड तो बना ही होगा। नेक्स्ट है डाइथायोनिक एसिड, यही है सेम, इसी के जैसा ही है। ये था H2S2O4, अब ये हो जाएगा H2S2O6। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ा था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जुड़ा है, 2 ऑक्सीजन जोड़ा है। तो सेम यही संरचना बनाओ, बस 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे एक और ऑक्सीजन लगा दो और यहाँ पे एक और ऑक्सीजन लगा दो, बन गया संरचना, 2 ऑक्सीजन और एक एक OH। ठीक, नेक्स्ट फिर क्या बनना है, H2S2O7। तो एक और ऑक्सीजन जुड़ेगा, अब ऑक्सीजन के लिए जगह तो है नहीं, सल्फर का पूरा 6 बॉन्ड पूरा हो चुका है, तो बीचों बीच ऑक्सीजन को जोड़ दिए हैं, देखो। ठीक, नेक्स्ट H2S2O8। अब फिर से वही एक और ऑक्सीजन जोड़ना है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए जगह नहीं है, सल्फर का 6 बॉन्ड पूरा हो गया है, तो अब कहाँ आएगा, यहाँ बीचों बीच, तो ये डबल ऑक्सीजन आ गया। ठीक, तो ये बन गया परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। ये तो इतने थे सल्फर के ऑक्सी अम्ल। इसमें आपको और क्या याद रखना है, क्षारकता, किसकी कितनी क्षारकता है। तो क्षारकता आप कैसे पता करोगे, OH की संख्या देख के, कितने OH हैं। तो इसकी क्षारकता कितने OH हैं, 2 OH हैं, तो इसकी क्षारकता 2, इसकी क्षारकता 2, इसकी क्षारकता 2, इसकी क्षारकता भी 2, इसकी भी 2, सबकी 2-2 है भाई, सब में 2 OH तो 2 क्षारकता, इसलिए क्षारकता इसमें पूछता भी नहीं क्योंकि सबका 2 ही आना है। फॉस्फोरस वाले में पूछता है, उसमें सबका अलग अलग आता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो और क्या पूछ सकता है, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना है। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे, पहले ही क्लियर कर लो। अगर ऑक्सीजन के साथ सल्फर जुड़ा है तो ऑक्सीजन का -2, तो सल्फर का कितना आएगा, +2। हाइड्रोजन के साथ तो कहीं जुड़ा नहीं इसलिए इसको छोड़ दे रही हूं। OH के साथ जुड़ा है तो OH का -1, तो सल्फर का +1। सल्फर के साथ ही जुड़ा है तो 0, ये ध्यान रखेंगे ना। तो देखो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है सल्फर, तो ये -2, तो सल्फर पे कितना आया, +2। OH के साथ -1, तो सल्फर पे आया +1, फिर OH -1, सल्फर पे आया +1। टोटल सल्फर का कितना हो गया, +2 +1 +1 +4। क्लियर है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ -2, तो सल्फर पे +2, फिर ऑक्सीजन के साथ -2, तो सल्फर पे फिर से +2, OH के साथ -1, तो सल्फर पे +1, OH के साथ -1, सल्फर पे +1। तो ये टोटल मिला के 2 2 4 5 और 1 6 +6 आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड में +6। क्लियर है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए OH -1, तो सल्फर पे +1, OH और O, यहाँ पे 1 मिनट रुकना, यहाँ पे देखो इससे -2 तो ये +2, ये -2 तो ये +2, ये -1 का +1 मैंने लिख दिया। अभी ये कितना हो रहा है, 2 2 4 1 5 +5।
अब इसके कारण तो थोड़ा यहाँ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, इसके कारण -1 आएगा तो यहाँ +1 तो ये +6, लेकिन +6 होता नहीं है, +8। तो इसको आप लोग कैसे निकालोगे, देखो मैं बता देती हूँ। H2S क्या था, H2SO5 है ना, H2SO5। तो जानते हो हाइड्रोजन में कितना आता है, +1, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ठीक, सल्फर में कितना आता है, कैलकुलेट करना है। ऑक्सीजन में -2 रहता है और ऑक्सीजन कितने हैं, 5। इसके पूरे के घात पे 0 है तो यहाँ पे 0, तो ये +2। सल्फर का कैलकुलेट करना है, -10, 0। सल्फर 10 में से 2 गया, -8, सल्फर बराबर +8, तो +8 आएगा यहाँ पे, +6 ना आकर के +8। तो कोई सा ऐसे निकालते नहीं भी बनता है तो आपको जानना है यहाँ +8। ठीक है, वैसे ही मैंने सबका लिख दिया, +2, +3, +5, +6 और ये +7। तो सबका ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये था सल्फर के ऑक्सी अम्ल। इतना था आज का क्लास। सल्फर के ऑक्सी अम्ल आप लोग जरूर याद कर लेना। सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि को अच्छे से पढ़ लेना। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे हैलोजन फैमिली। थैंक यू।